Hello everyone and a warm welcome on the Gravity Circles Biology channel. Dear students, in today's lecture we are going to continue with the biotechnology applications portion. Last class में हम लोगों ने उसका already first lecture of introduction देख लिया है and we are well aware about biotechnology की applications कौन कौन से branches या fields में हो सकते हैं. Now in today's lecture we are going to take that genetically modified crops on a further level and we are going to study examples of the genetically modified crops. जहां पर सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल देखने वाले होते हैं वो कैटेगरी हमारे पास आती है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स या इनको हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स भी बोल सकते हैं. एंड रेजिस्टेंस वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा क्लियर आउट करना जरूरी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक इमेज लिया हुआ है जिससे कि मैं आप लोगों को कुछ एक पॉइंट्स बताने वाली हूँ. पहले हम देखते हैं, लेट अस जस्ट इमेजिन कि हमारे सामने एक प्लांट है, राइट. वी आर ऑल एबल टू सी दैट दिस इज अ प्लांट ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ एक फ्रूट्स लगे हैं. दिस इज बेसिकली अ टोमेटो प्लांट एक्चुअली. नाउ प्लांट है और इसके ऊपर हमारे पास में फ्रूट या वेजिटेबल कुछ भी लगा हुआ है एंड इंसेक्ट्स कैन बी सीन ओवर हियर, राइट. नाउ इंसेक्ट अगर इस प्लांट से दूर भागता है, इस प्लांट के पास आना ही नहीं चाहता, तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट. मतलब कि इंसेक्ट इस प्लांट को देखते से ही इससे दूर भागेगा, इसके पास आना ही नहीं चाहेगा. ऐसा कब हो सकता है? जब इंसेक्ट इस प्लांट से डर रहा हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस बिहेवियर जो कि दूसरे किसी इंसेक्ट्स के साथ होते हुए उन्होंने देखा और वो सोचेंगे कि इस प्लांट के पास अगर मैं भी जाता हूं तो मेरे साथ भी ये हो सकता है. अगर ये वाला कैटेगरी है, इंसेक्ट्स प्लांट से डर रहे हैं, उसके पास आने में डर रहे हैं, तो वो प्लांट हो जाएगा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट. ठीक है. एक और स्टेटमेंट हमारे सामने आ सकता है, ससेप्टेबल या प्रोन टू. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम बोलेंगे कि ये वाला जो प्लांट है ये इंसेक्ट अटैक के लिए ससेप्टेबल है. अधिकतर इंसेक्ट इसके पास आते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. हो सकता है वो या तो उनको रहने की जगह मिल रही है, शेल्टर, ठीक है, या तो हम बोलेंगे उनको बहुत अच्छे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिल रहे हैं खाने के लिए, अटैक करने के लिए लीव्स मिल रही हैं, लीफ भी खा लेते हैं काफी सारे इंसेक्ट्स. तो ससेप्टेबल का मतलब हो जाएगा प्रोन टू अटैक. ठीक है, ये प्लांट अटैक के लिए ससेप्टेबल है, इसके पास सारे इंसेक्ट आएंगे. ठीक है, एक ये वर्ड होता है. और तीसरा होता है टॉलरेंट. टॉलरेंट का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर इंसेक्ट्स हैं, तो ठीक है आके बैठ गए हैं, लेकिन प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा वो, क्योंकि प्लांट टॉलरेंट है उस इंसेक्ट के लिए. ठीक है ना, प्लांट उस इंसेक्ट को टॉलरेट कर पा रहा है. ठीक है, एक तो केस होता है कि प्लांट को नुकसान पहुंचा दिया इंसेक्ट ने, तो हम बोलेंगे ससेप्टेबल. एक होता है प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाया इंसेक्ट उसके ऊपर रहते हुए भी, वो होता है टॉलरेंट. और हम तो ये दोनों ही नहीं चाहते. हम यही चाहते हैं कि हमारे प्लांट के पास इंसेक्ट आके फटके भी ना. तो हम बोल देंगे कि हमें प्लांट कैसा बनाना है, हमें प्लांट बनाना है रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम लोगों को बायोटेक की मदद से बनाना है. ठीक है, तो अब ये कैसे हम बना सकते हैं, इसके पीछे काफी ज्यादा रिसर्च लगी और साइंटिस्ट बहुत ऑब्जर्वेंट नेचर के होते हैं और साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेंट नेचर ही हमेशा इनोवेशंस को राइज देता है और रिसर्च को राइज देता है. ठीक है, तो अब हम एक बहुत शॉर्ट सी स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे इस बात को कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे. ठीक है, तो अब देखो काफी सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, लेट अस जस्ट इमेजिन कि हम लोग ये बहुत रफ से एक प्लांट बना रहे हैं. ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि ये एक प्लांट है और हमने देखा कि ये वाला जो प्लांट है, ठीक है, इसके पास में ओके बहुत ही अजीब सा गमला बना दिया, गिर जाएगा नीचे ये. एक मिनट. हाँ ओके, ऐसा कुछ बनाएंगे. ठीक है, ओके. एक ये कैटेगरी है प्लांट की, हम समझ रहे हैं. दूसरा केस देखते हैं हम, एक और प्लांट है. साइंटिस्ट ने दो कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया. उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद ही कुछ रिसर्च हमारे सामने आया. ठीक है, दूसरा केस प्लांट का ये. ठीक है, साइंटिस्ट ने देखा कि जो ए प्लांट है, ये प्लांट के आसपास में कोई भी इंसेक्ट्स फटकते नहीं है. ठीक है,
फटकते हैं, सॉरी हम फर्स्ट ये देख लेते हैं कि ए प्लांट के आसपास में बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये बहुत रफ से कुछ इंसेक्ट्स बना रही हूँ, उसके ऊपर तुम लोग इमेजिन करना कि ये एक एंट है, ठीक है, स्टार शेप बना रही है मैंने। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाला पौधा जो है इसको इंसेक्ट खराब कर रहा है आराम से, ठीक है। तो मैंने बोल दिया इस प्लांट ए प्लांट के पास में इंसेक्ट्स लीव्स ईट कर रहे हैं, ठीक है, लीव्स, इंसेक्ट फीड ऑन लीव्स, ठीक है। ए केस। बी केस देखते हैं। बी केस ऐसा है कि प्लांट जो है इसके से दूर भाग रहे हैं इंसेक्ट्स, नॉर्मली, नेचुरली, ठीक है, दूर भाग रहे हैं। नेचुरली इंसेक्ट्स रिपेल दिस प्लांट, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये नेचुरली प्लांट रिपेल द इंसेक्ट्स, दोनों बातें। नेचुरली इंसेक्ट्स स्टे अवे फ्रॉम दिस प्लांट, फ्रॉम दिस प्लांट, ठीक है। ऐसा क्या है इस प्लांट के पास में कि इंसेक्ट्स इस प्लांट को देखते से ही भाग रहे हैं, इसके आसपास आना नहीं चाहते। साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि यार इसके लीव्स में ऐसा क्या, कोई कंपाउंड है क्या जिसकी वेपर्स या हम बोलेंगे कि स्मेल के कारण वो भाग रहे हैं, या कुछ और चीज है। तो उन्होंने क्या किया, इस प्लांट के लीफ को लिया और इस प्लांट के लीफ को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज किया, जूम करके देखा। तो उन्हें क्या मालूम पड़ता है कि इस लीफ ऑफ प्लांट के ऊपर रेसिडेंट ऑलरेडी रहते हैं, और वो हैं प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियाज, जो कि दिखते नहीं है लेकिन रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया दैट द बी प्लांट हैव बैक्टीरियाज ऑन लीव्स, ठीक है, ऑन लीफ, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया का हमें जानना है कि क्या ये प्लांट के ऊपर प्रेजेंट बैक्टीरिया से डर के भाग रहे हैं इंसेक्ट, या कोई और कारण से भाग रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने बैक्टीरियाज जो हैं उनको प्रॉपरली स्टडी किया, उनके जेनेटिक मेकअप को प्रॉपरली स्टडी किया, उनसे बनते हुए प्रोटीन्स को प्रॉपरली स्टडी किया, और फाइनली साइंटिस्ट को ये मालूम पड़ा कि इन बैक्टीरियाज का नाम है बैसिलस, मतलब नाम उन्होंने बताया नहीं है बैक्टीरिया ने खुद बोल के, हमने रखा है, हमने इन बैक्टीरियाज का नाम रखा है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के पास में जो बैक्टीरियाज, ये बी प्लांट हैव बैक्टीरियाज हमने बोला, इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, और इस पर्टिकुलर बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस बैक्टीरिया के पास में हमें एक पर्टिकुलर जीन मिला, जीन या हम बोल सकते हैं एक क्लास ऑफ जीन मिला हमको, और उस क्लास ऑफ जीन का नाम था क्राइजीन, ठीक है। क्या नाम था, क्राइजीन। ये क्राइजीन जो है ये बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं, क्राइजीन्स जो है ये बैक्टीरिया के अंदर बनाते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोटीन को, ठीक है। और वो प्रोटीन्स होते हैं कैसे, इनएक्टिव प्रोटीन्स, इनएक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है। इतनी बात हम लोगों को मालूम पड़ी, ठीक। अब हमने देखा कि इससे इंसेक्ट का क्या लेना देना है, तो हम यहाँ पर अब समझेंगे एक पूरा मैकेनिज्म। देखो तुम लोग, ये इंसेक्ट बैठा हुआ है, इंसेक्ट के हर एक अपेंडेज से पौधे को नुकसान हो सकता है। इंसेक्ट जब जनरली तुमने अगर कैटरपिलर्स देखे हो और वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने वाले हो, ठीक है, तो कैटरपिलर्स जो रहते हैं प्लांट को बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कैटरपिलर्स बेसिकली दे वी कैन से ईट लाइक अ बीस्ट, मतलब कि जैसे उन्होंने कभी पहले नहीं खाया हो ऐसे उन्हें खाना पड़ता है, क्योंकि फिर उसके बाद वो एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर हो जाते हैं, जिसको हम प्यूपा बोलते हैं, और फिर वो बटरफ्लाई बनते हैं। तो पहले बहुत सारा न्यूट्रिशन वो प्लांट से ले लेते हैं। अब मान लो कि वो प्लांट एक क्रॉप प्लांट हो और फार्मर ने उसको उगाया हो बेचने के पर्पज से, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट पाने के पर्पज से, तो फार्मर का तो बहुत नुकसान होने वाला है। इसीलिए हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बनाना उचित समझा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को एक मैकेनिज्म समझा रही हूँ, यहाँ पर ये सब लोगों को मैकेनिज्म दिख रहा है, राइट। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो बैक्टीरिया था, ठीक है, जो उस प्लांट की लीफ पर रह रहा था उसका नाम था बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, ठीक है। उस बैक्टीरिया के पास में एक सेट ऑफ प्रोटीन नहीं, एक सेट ऑफ जीन था जिसको हमने बोला क्राइजीन्स। उससे एक प्रोटीन बन रहे थे, डिफरेंट क्लास ऑफ प्रोटीन्स बन रहे थे, जिसका नाम हम लोगों ने बोला कि इन प्रोटीन्स को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं, तो हम, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो हम उसको इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स बोल रहे हैं।
ठीक है, इतना समझ आया। तो इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट है बैक्टीरिया के पास में, ठीक है। अब इंसेक्ट का क्या नुकसान होता होगा तो देखते हैं। अब देखो ये इंसेक्ट जो है, तुम लोग बहुत ध्यान से देखना, ये मैं लेजर से करवा रही हूँ, ये इंसेक्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। इस इंसेक्ट ने उसी पत्ती को खाया जिस पत्ती के ऊपर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उस बैक्टीरिया के अंदर क्रायोजीन है और क्रायोजीन एक इनएक्टिवेटेड प्रोटीन बना रहा है जो कि टॉक्सिक प्रोटीन है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तब क्या होगा, जब ये इंसेक्ट ने पत्ती खाई तब क्या ये पत्ती में से बैक्टीरिया को अलग हटा सकता है? नहीं, ठीक है। ये पत्ती के ऊपर प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी खा जाएगा, isn't it? बैक्टीरिया भी इसके मील का पार्ट हो गए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये बैक्टीरिया भी खा गया। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि आपको बैक्टीरिया कहाँ दिख रहा है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है हम लोगों को ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया भी खा गया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर क्या था, तो हम देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर थी एक चीज डेल्टा एंडोटॉक्सिन। ये वही एंडोटॉक्सिन है जो कि क्रायोजीन ने एनकोड किया, ठीक है। तो क्रायोजीन ने जिस प्रोटीन को बनाया है ना, जिसको मैंने इनएक्टिव प्रोटीन बोला, ये ही डेल्टा एंडोटॉक्सिन है, ठीक है। और कुछ एक स्पोर्स भी प्रेजेंट थे इस बैक्टीरिया के अंदर। ये दो चीजें इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट थी। पत्ती तो जब इसने खाई तब पत्ती तो ठीक है खा ली, लेकिन ये बैक्टीरिया भी खा गया इंसेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, इंसेक्ट ने जब ये खाया तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका तो लाइसिस हो गया और बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन और स्पोर जो हैं ये इसके अंदर चले गए। तो आप सभी लोगों को देखने को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि इसके पास में ये सर्कुलर स्पोर्स भी आ गए हैं माउथ में, गट में, और इसके पास में ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन भी आ गया है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ऐसा है कि जब मैंने कहा ये एंडोटॉक्सिन जो है, ये हम इसको बार बार इनएक्टिव प्रोटीन बोल रहे थे, राइट। ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन को मैं इनएक्टिव प्रोटीन बोल रही थी। ये बन किसके अंदर रहा था, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया को ही क्यों नहीं मार दिया इसने, ठीक है, जिसके अंदर बना उसको ही क्यों नहीं मार दिया इसने। उसका रीजन ये है कि ये एक पर्टिकुलर पीएच पे एक्टिवेट होता है और वो पीएच होता है अल्कलाइन पीएच, ठीक है। तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, अल्कलाइन पीएच, एक्टिवेट्स एट अल्कलाइन पीएच, अ कंपैरेटिवली अल्कलाइन पीएच वी कैन से, ठीक है। जैसे कि मैं अगर तुमसे कंपैरेटिव बोलती हूँ तो मैंने कहा पीएच 1, ठीक है, ये कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। तो मैं कंपैरेटिवली पीएच 6 को कंपैरेटिवली अल्कलाइन बोलूंगी क्या इसके कंपैरिजन में? यस, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीएच 6 भी आपका एसिडिक कैटेगरी में ही आएगा क्योंकि 7 से कम पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। लेकिन अगर मैं पीएच 1 के कंपैरिजन में पीएच 6 की बात कर रही हूं तो ये हो जाएगा अल्कलाइन पीएच, ठीक है। ऐसे ही ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन जो है ये एसिडिक पीएच में बनते हैं तब इनएक्टिव रहते हैं। दे आर इनएक्टिव इन एसिडिक प्रोटीन, एसिडिक मीडियम, बट दे गेट्स एक्टिवेटेड एट अल्कलाइन पीएच। और अल्कलाइन पीएच कहाँ मिलता है इनको, इनको अल्कलाइन पीएच मिलता है इनसाइड द गट ऑफ बैक्टीरिया, इनसाइड द गट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो देखो ये पीएच कैसा हो गया, ये हो गया आपका अल्कलाइन पीएच, ठीक है। और गट ऑफ इंसेक्ट के अंदर क्योंकि अल्कलाइन पीएच मिल रहा है तो ये इनएक्टिव जो है हमारे पास में टॉक्सिन, ये जो है हम बोलेंगे कि प्रोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्यूबलाइज हो जाएगा ये, ठीक है। पहले ये क्रिस्टलाइज था, अब ये सल्यूबलाइज हो गया। ये क्या था पहले, ये क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन था, ठीक है, और बाद में कैसा हो गया है, सल्यूबलाइज प्रोटीन हो गया, सल्यूबल प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक्टिवेट होता है एट अल्कलाइन पीएच और ये सल्यूबलाइज हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एंडोटॉक्सिन वाज अ क्रिस्टलाइन प्रोटीन which got converted into a protoxin, ठीक है, at alkaline pH which is going to be a soluble form। इतनी बात समझ में आई। तब बैक्टीरिया के गट में ये प्रोटॉक्सिन घुल गया, ठीक है, उसके फ्लूइड में घुल गया, मिक्सअप हो गया। अब क्या बात होती है, अब मुझे बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं गट की तो मुझे ये बताना कि गट के अंदर बेसिकली खाना पहुंच रहा होता है और हमेशा खाने के ऊपर किसकी एक्शन होती है, एंजाइम्स की एक्शन होती है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास में सलाइवरी अमाइलेज होता है बक्कल कैविटी में। हम सब जानते हैं कि हमारे पास में स्टमक के अंदर, ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में बहुत सारे प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स होते हैं।
ठीक है, पेप्सिन होता है जिसके अंदर, ठीक है, फिर रेनिन होता है चाइल्ड्स में, फिर अपन जाते हैं और आगे इंटेस्टाइन के अंदर तो हम बोलते हैं हमारे पास में होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जो कि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स भी हैं और इंटेस्टाइन में सक्कस एंट्रिकस के एंजाइम्स भी हैं, ठीक है। तो सबको ये तो मालूम है कि बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेकिंग एंजाइम्स गट में प्रेजेंट होते हैं, सारे ही इंसेक्ट के गट में भी होते हैं, ह्यूमन के गट में भी होते हैं, सभी के गट में होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये एंजाइम्स जो हैं इसमें एक कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स होती है प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स, उनको हम बोलते हैं प्रोटीएजेस, ठीक है। तब क्या आएगा सामने हमारे कि अब ये प्रोटॉक्सिन जो है ना, इसके ऊपर इस प्रोटीएज एंजाइम की एक्शन होगी और ये प्रोटीएज एंजाइम के एक्शन के कारण से अब प्रोटॉक्सिन एक्टिवेटेड टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स गट की जो लाइनिंग है इनके पास में, इस गट की लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो ये बाइंड कर रहे हैं ऑन टू द रिसेप्टर, कौन बाइंड कर रहा है, ये एक्टिव टॉक्सिन बाइंड कर रहा है ऑन द रिसेप्टर। और जब ये रिसेप्टर पे बाइंड करता है तब ये क्या करता है, रिसेप्टर के अंदर एक कैनॉल बनवा देता है, ठीक है। बेसिकली एक ऐसा परफोरेशन क्रिएट कर देता है कि गट की लाइनिंग में कुछ भी आ सकता है, वहां से कुछ भी जा सकता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि गट ये है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंसेक्ट की, तो अधिकतर इंसेक्ट्स या हम बोलेंगे जो भी हमारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं, उनके पास में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, उनके पास में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप, ठीक है। तो गट के बाहर बहुत सारा हीमोलिम्फ होगा, ठीक है, बराबर। तो ये क्या होगा, हीमोलिम्फ इस गट के अंदर आना चालू हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे परफोरेशंस हो गए। तो मुझे बताओ क्या फाइनल रिजल्ट होगा, ये ऐसी इनकी जो गट थी ये ऐसी गट हो जाएगी क्योंकि इसमें आना चालू हो जाएगा फ्लूइड बाहर से और ये बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। और बर्स्ट होने के बाद में अब इस इंसेक्ट के अंदर इसका गट का लाइसिस हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है गट का, इसके कारण से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। इंसेक्ट विल डाई ऑफ वी कैन से स्टारवेशन एंड इंटरनल ऑर्गन लाइसिस, ठीक है। तो ये दो कारणों से इंसेक्ट मर जाएगा। जब बाकी इंसेक्ट्स देखेंगे कि ऐसे करके इस पौधे के पास जाने से इंसेक्ट मर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उससे दूर भागना चालू हो जाएंगे और इस हिसाब से हमने बना दिया एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। तो इसका बहुत ब्रीफ में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कहानी समझाई है जो मैंने वो समझाऊं क्विकली, एक क्विक रिविजन अगर हम देखें तो हमें क्या समझ आएगा, हम देखते हैं। देखो हम बोलेंगे बहुत सिंपल समझना, ठीक है। बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के पास में क्या पॉसिबिलिटी होती है, इट हैज जीन्स, ठीक है। और उन जीन्स का क्या नाम होता है, क्राइजीन्स, ठीक है। ये क्राइजीन्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग। इट हैज जीन्स, क्राइजीन्स, ठीक है। अभी क्राइजीन्स क्या करते हैं, इट एनकोड्स फॉर क्रिस्टलाइजेबल बट इनएक्टिव crystallizable inactive we can say toxins, ठीक है, या टॉक्सिन या टॉक्सिक प्रोटीन्स दोनों बोल सकते हो, हम प्रोटीन्स बोलेंगे, इनएक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है। तो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस के पास में जीन्स थे, वो जीन्स क्रिस्टलाइजेबल इनएक्टिव प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर। और भी कुछ बनाते हैं क्या, यस, वो स्पोर्स भी बनाते हैं जिसको हम एंडोस्पोर्स बोलते हैं, ये दो चीजें बनाते हैं वो, ठीक है। इसका हमने शेप ऐसे देखा था, याद करो अभी हाल, और इसका हमने शेप ऐसे कुछ देखा था, ठीक है, ये दो चीजें बनाते हैं, राइट। अच्छा, अब ये 1 लिख रही हूं मैं इधर और ये लिख रही हूं मैं इसको 2, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्या, अब हम देखते हैं ये रहता कहाँ है, ये रहता है इट लिव्स ऑन लीफ, ठीक है। अब हमने क्या देखा, इंसेक्ट ईट्स दिस लीफ, ठीक है, बाय चांस, ये 1 केस था। सेकंड केस देखते हैं, इंसेक्ट ईट दिस लीफ। तो इंसेक्ट के पास में क्या समस्या हुई, ठीक है, इंसेक्ट के पास में ये समस्या हुई कि जो ये इनएक्टिव प्रोटीन्स थे जिनका नाम हमने डेल्टा एंडोटॉक्सिन दिया था,
एक बात बता दूं, एनटीए के क्वेश्चन सेट्स में डेल्टा एंडोटॉक्सिन शब्द का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, एनसीईआरटी के अंदर हमारे डेल्टा एंडोटॉक्सिन वर्ड कहीं नहीं दिया होगा तुमको, उन्होंने सिर्फ क्राई प्रोटीन्स दिए हैं, इनएक्टिव प्रोटीन्स दिए हैं, डेल्टा एंडोटॉक्सिन वर्ड नहीं दिया है, लेकिन नीट में एक क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जो मैं समझा रही हूं, इसमें हर एक शब्द की इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब देखते हैं इंसेक्ट जो हमने देखा, वो उसने ये पत्ती खाली तो क्या हुआ उसके अंदर बताओ। हम बोलेंगे ये क्राई प्रोटीन्स जो थे, जो कि क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन्स थे, जो कि इनएक्टिव थे, ठीक है, इनएक्टिव थे, वो क्या हो गए, वो हो गए सल्यूबल प्रोटीन हो गए वो, ठीक है। और सल्यूबल प्रोटीन को हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉक्सिन दे दिया नाम, ठीक है। कौन से पीएच पे हुए, अल्कलाइन पीएच इनसाइड द गट, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर किसकी एक्शन हुई, प्रोटीएज एंजाइम की एक्शन हुई, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए एक्टिव टॉक्सिन्स में, ठीक है। और फिर एक्टिव टॉक्सिन्स ने क्या किया, एक्टिव टॉक्सिन्स ने जाके बाइंड किया, ठीक है। तो बाइंड टू गट रिसेप्टर्स, ठीक है। ऐसे बाइंड करने से क्या हुआ, जब इन्होंने बाइंड करा गट के रिसेप्टर्स पे, तो फाइनल प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आई कि गट का हो जाएगा, गट के अंदर परफोरेशंस हो जाएंगे, परफोरेटेड, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे हीमोलिम्फ एंटर्स इनसाइड द गट, हीमोलिम्फ एंटर्स इनसाइड द गट, ठीक है। और फिर इसके कारण से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया विल डाई, इंसेक्ट विल डाई। ये क्या बार बार बैक्टीरिया इंसेक्ट ऐसे हो रहा है आज, ठीक है। इंसेक्ट विल डाई, ठीक है, बैक्टीरिया क्यों मरेगा, चलो ओके। तो ऐसे करके बाकी सारे इंसेक्ट्स भाग जाएंगे। बीटी प्लांट्स बनाने का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ये इसके पीछे का जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं, एल्कलाइन पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ जीन्स का नाम क्राई जीन्स होता है, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का नाम बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कौन से पीएच पे एक्टिवेट होता है, कहाँ एक्टिवेट होता है, गट ऑफ इंसेक्ट में एक्टिवेट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटीएज एंजाइम्स की मदद भी लगती है, ठीक है, इसको एक्टिव बनाने में। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सबको कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे कि ये बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस के अंदर बनते हुए जो क्राई प्रोटीन्स हैं, ये कौन कौन से इंसेक्ट के लिए एक्टिव हैं, ठीक है, मतलब कि ये कौन कौन से इंसेक्ट से पौधे को बचा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये पॉइंट समझना है कि बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट्स, जो ऑर्डर्स रहते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, ऐसे करके हम जब आते हैं क्लास, ठीक है, फिर हम आते हैं, तुमको पूरा पता है अगर तो, काइंड प्रोफेसर्स कैन ऑफन फेल गुड स्टूडेंट्स, ये एक नेमोनिक था, ठीक है। तो हम आएंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है ना। तो हर क्लास में ऑर्डर्स होते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने क्या दिया, इंसेक्टा एक क्लास है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ऑर्डर्स होंगे। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट्स के अगेंस्ट क्राई प्रोटीन्स बनते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग क्राई प्रोटीन्स बनते हैं। एक ऑर्डर हमारे पास है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आपकी बटरफ्लाई और मॉथ आती हैं, ठीक है। बटरफ्लाई जो होती है उसके पास में इस प्रकार के नॉब्ड एंटीने होते हैं, ठीक है, और बटरफ्लाईज मोस्टली जो है आपकी वो कलरफुल होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं। मॉथ इतने ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन बटरफ्लाई के पास नॉब्ड ऐसे होते हैं, हम बोलेंगे एंटीने, और मॉथ के पास सिंपल ऐसा होता है, ठीक है। और एक बताए, एक पॉइंट और है कि बटरफ्लाई जो है ना वो ऐसे भी बैठ सकती है, मतलब कि दोनों पंख ऊपर करके ऐसे बैठ सकती है, और मॉथ जो है वो हमेशा ऐसे ही बैठता है, दोनों पंख खोल के, ठीक है। तो बटरफ्लाई और मॉथ लेपिडोप्टेरा के अंदर आते हैं। इनके जो कैटरपिलर्स है ना, वो ये दिख रहे हैं हम लोगों को, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएंगे आपके टबैको बर्ड वॉर्म, ठीक है। तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अगेंस्ट भी क्राई प्रोटीन्स बनाते हैं काफी सारे बैक्टीरियाज। काफी सारे बैक्टीरिया जो है वो सिलोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आते हुए इंसेक्ट्स के अगेंस्ट क्राई प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कि बीटल्स। तो बीटल्स जो है वो सिलोप्टेरा में आते हैं, ठीक है। काफी सारे टीचर्स इसको प्रोनाउंस करते हैं कोलियोप्टेरा, और शायद दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही हैं, आप जो चाहे बोल सकते हैं,
पर मेरी हैबिट में सिलोप्टेरा है तो वही निकलता है, ठीक है। तो बीटल्स के अगेंस्ट भी बैक्टीरिया क्रायोप्रोटीन बनाते हैं और बैक्टीरिया डिप्टेरा के अगेंस्ट भी क्रायोप्रोटीन्स बनाते हैं। डिप्टेरा में फ्लाइज आती हैं, ठीक है, और ये हमारी हनी बी भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है इन सभी के अगेंस्ट क्रायोप्रोटीन्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बातें हमारे समझ आ गई हैं। अगर तो हम थोड़ा सा इसको क्विक एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं कि ऐसे इंसेक्ट रेजिस्टेंट हमने कितने प्लांट्स बनाए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां से बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड एज बैसिलस thuringiensis, बीटी फॉर शॉर्ट, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जीन has been cloned from the bacteria and been expressed in the plants to provide a resistant to insect without the need of insecticides। अब यहाँ का क्या मतलब है? यहाँ का मतलब ये है कि मैं बार बार जाके प्लांट के ऊपर एक बैक्टीरिया थोड़ी ना पुट करने वाली हूँ, मैं बैसिलस thuringiensis को पुट थोड़ी ना करने वाली हूँ। मैं क्या करूंगी, मैं इस बैसिलस thuringiensis के जीनोम की स्टडी कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। एज ए साइंटिस्ट बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जीनोम की स्टडी कर चुके हैं हम लोग और जीनोम की स्टडी के बाद हम लोगों ने वो जीन्स भी निकाल लिए हैं स्पेसिफिकली जो कि क्राय प्रोटीन्स के लिए एनकोड करते हैं, ठीक है। तो क्राय जीन्स आर आइसोलेटेड, ठीक है। अब आपने ये क्राय जीन्स अगर आइसोलेट कर लिए हैं तो अब क्या, तो अब ये क्राय जीन्स के आइसोलेशन के बाद में फाइनली हम इन क्राय जीन्स को जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लेंगे, ठीक है। और यही क्राय जीन्स जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट हो चुके हैं, अब हम इनको टीआई प्लाज्मिड के साथ में जोड़ेंगे। और टीआई प्लाज्मिड हमारा कौन होता है, सब जानते हैं ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जो हमारे पास बैक्टीरिया था उससे हमने टीआई प्लाज्मिड निकाला था और उसको हम प्लाज्मिड की तरह यूज करते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा क्रायोजीन और टीआई प्लाज्मिड हो गया हमारा वेक्टर। इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, आरडीएनए, इजंट इट। और ये आरडीएनए जो है हमारा, हम इसको प्लांट सेल में इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है, ताकि जो प्लांट, हम जिस प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं उस प्लांट के अंदर हम ये जीन इंट्रोड्यूस कर पाए और फिर उस प्लांट सेल से हम कैलस कल्चर करके नया पौधा बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो भी पौधे हमारे बनेंगे उन सब में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है ना। तो ये सारी बातें हमें थोड़ी थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा समझने की है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया क्रायोजीन्स, ठीक है, सेट ऑफ जीन्स, ओके। तो अब समझ आ गया, बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया and has been expressed in the plants, ठीक है, to provide a resistant to the insects without the need of insecticides। resistance for होना चाहिए था यहाँ पे, resistance for insects, ठीक है, to plant। थोड़ा सा स्टेटमेंट में लैंग्वेज एरर है इसमें, ठीक है। दिस इज ऑल, पर समझ में आ गया सभी लोग कि हम पौधे के अंदर ये जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि पौधा इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाए, ठीक है, ओके। सो दिस इज डन। इस हिसाब से हम एक इफेक्टिव प्लांट बना रहे हैं जिसको वी कैन से ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली इंसेक्ट रिपेलेंट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हैं बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन, सब बनाया हुआ हमने, सबकी फोटो भी ली है मैंने, ठीक है। देख लो तुम यहाँ पे बीटी कॉटन की खिली हुई कॉटन कितनी अच्छी दिख रही है। और इस प्रकार की अगर आपके पास में कॉटन होती है तो फर्स्ट एग्जांपल ये थे ना, हाँ, तो बीटी कॉटन, इस प्रकार की कॉटन अगर होती है तो यील्ड कितनी अच्छी आएगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कितना फायदा होगा, और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग जो है इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बीटी सोयाबीन है, ठीक है, और इससे सोयाबीन तेल बहुत अच्छे से बन पाता है और जिससे कि ऑयल बेसिकली इज यूज्ड बाय एवरी हाउस इन इंडिया वी कैन से, एंड सोयाबीन ऑयल इज अ चीप वन वी कैन से कंपैरेटिवली। अगर आप ग्राउंड नट वगैरह के कंपैरिजन में जाते हैं तो then this yield is also required by us, right? Then tomato, BT tomato, in early times I have actually seen in 1996 or 97 when I was very small kid, तब मैंने टमाटोज में कीड़े देखती थी, ठीक है, होते थे तब पहले। अभी मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता, probably from we can say last 15 years or so, कि टमाटो के अंदर कोई कीड़ा आपको दिख रहा हो। I have never seen, ठीक है। तो this is BT tomato actually which we are eating right now, and then BT rice, ठीक है, insect resistant rice, and then BT
potato, insect resistant potato, genetically modified one. ठीक है, these are all the things. और इसके बाद हम देखेंगे एक क्विक पैराग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी अगेन, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कि मैंने पूरा पढ़ाया है लेकिन इसके लैंग्वेज समझना जरूरी है. ध्यान से देखेंगे. देखो, some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as. अब समझना, Bacillus thuringiensis के भी तो डिफरेंट स्ट्रेन्स होंगे ना, एक ही टाइप का थोड़ी ना है. तो अलग अलग स्ट्रेन्स अलग अलग टाइप के क्राई प्रोटीन्स बनाएंगे. क्राई दूसरा हो गया, मान लो कि क्राई एक्स बोल दिया, क्राई वाई बोल दिया, समझ रहे हो ना. तो इनके जो ये एक्स वाई है इसके नाम आपके पास बदले हुए आएंगे, जैसे कि क्राई 1AB, क्राई 2AB, ठीक है, क्राई 1AC, ऐसे नाम हमारे पास में आएंगे. लेकिन वो सब है क्या, वो सब है क्राई जीन्स प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, लेपिडोप्टेरा जिसके मैंने एग्जांपल्स दिखा दिए आपको, टबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, सिलोप्टेरा, बीटल्स एंड डिप्टेरा, फ्लाइज एंड मस्कीटोस, इनके अगेंस्ट बनाते हैं क्राई प्रोटीन्स. ठीक है, बैसिलस thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of their growth. ये बैक्टीरिया ये प्रोटीन अपने लाइफ साइकिल के एक पर्टिकुलर फिक्स ड्यूरेशन में ही बनाते हैं. These crystals contain a toxic insecticidal protein. ठीक है, ये जो क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं उसके अंदर एक टॉक्सिक इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन होता है. Why does this toxin does not kill the bacillus? Because of the pH. हमने देख लिया ऑलरेडी ये तो कि pH इंसेक्ट के अंदर डिफरेंट होता है, अल्कलाइन होता है, इसीलिए वो इंसेक्ट के अंदर जाके ही मार पाता है. ठीक है, actually the Bt toxin protein exists as inactive protein, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into the active form of toxin due to alkaline pH of the gut, which solubilizes the crystals. ठीक है ना, तो ध्यान देना, क्रिस्टलाइन से सल्यूबलाइज करने का काम किया है अल्कलाइन पीएच ने, और सल्यूबलाइज प्रोटीन को हम लोग बोल रहे थे प्रोटॉक्सिन. ये मैं बार बार करवा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में देता है. ठीक है, सल्यूबलाइज प्रोटीन जो प्रोटॉक्सिन था, इसको प्रोटीएज की मदद से हम लोगों ने एक्टिव टॉक्सिन बनवाया था. ठीक है, चलो, these activated toxins now will bind to the surface of the midgut epithelial cells and create perforations, pores that cause cell swelling and lysis, eventually causes the death of the insect. This is done. ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग प्रकार के बीटी टॉक्सिन्स हमारे पास होते हैं. बहुत सारे नाम दिए हैं, इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं. जैसे कि मैं बोल दूं, मेरे को ये मालूम पड़ गया कि ये वाले पौधे के ऊपर अटैक फ्लाइज का ही होता है. ठीक है, तो हम वैसे वाले क्रायोजीन इंसर्ट कराएंगे. मैंने बोल दिया कि इस वाले पौधे के ऊपर जो है अटैक आपके टबैको बर्डवर्म मतलब बर्डवर्म का होता है, आर्मी वर्म का होता है, बर्डवर्म का होता है, तो हम वैसे वाले क्रायोजीन्स इंसर्ट करवाएंगे. ठीक है ना, तो क्रायोजीन्स स्पेसिफिक जो इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप के अकॉर्डिंग प्लांट के सेल्स में इंसर्ट करवा के फिर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स बनाए. ठीक है ना, इसमें दो एग्जाम्पल्स आते हैं, टिपिकली रटने वाली चीज है और उनके एग्जाम्पल्स रटने ही पड़ेंगे क्योंकि नीट में कई बार क्वेश्चंस उसके ऊपर आए हुए हैं. तो देखना, एक होता है हमारे पास क्राई 1AB. ठीक है, ये रहा. ठीक है, और एक हमारे पास होता है क्राई 2AB एंड क्राई 1AC. ठीक है, इसको रटवाऊंगी मैं. देखो, क्राई 1AB, इससे हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे B है और यहाँ पे C है. ठीक है, तो मैं कुछ अजीब तरीका से याद करवा रही हूँ, बट ध्यान दो. 1AB, ठीक है, इसको हम बोल देंगे कॉर्न बोरर, इंसेक्ट के अगेंस्ट एक्टिव होता है ये. ठीक है, और क्राई 2AB जो है या क्राई 1AC है, ये आपके हम बोलेंगे क्या नाम से, कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट है ना, कॉटन को जो खराब कर सकता है. अब मैं कैसे याद दिलाऊं तुमको बताऊं, एक मिनट रुक जाओ प्लीज, मेरे को ट्रिक याद करने दो. करीबन 6 महीने हो गए पढ़ाई को इसको. 1AB से मैं क्या बताती थी और 2AB से, हाँ ठीक है मुझे याद आ गया. देखो, क्राई 1AB जो रहता है ना तुम्हारा, इसमें 1 से अपन देखेंगे छोटू है 1 और 2 थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है, तो कॉर्न छोटा वर्ड है और कॉटन थोड़ा सा बड़ा वर्ड है. ऐसे ही करके याद रखो, ये 1AC तुमको अपने आप याद रह जाएगा. ठीक है ना, तो कैसे याद रखोगे, 1 जो है कंपैरेटिवली स्मॉलर, हम बोलेंगे न्यूमेरिकल्स में काउंट होगा कंपैरिजन टू 2, तो 1 का जो लेटर है नाम है वो छोटा आएगा कॉर्न, और 2 के साथ नाम आएगा कॉटन.
याद रह जाएगा। अब मुझे पक्का यकीन है तुम एग्जाम में भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। तो Cry1AB gene is effective against corn borer and Cry2AB and Cry1AC genes are effective against the cotton bollworm. This is done. ठीक है, तो ये हमारे क्लियर हो चुका है पूरा का पूरा टॉपिक कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैसे बनाएं। देखो ये NCERT का फोटोग्राफ है जहां पर आपको A दिख रहा है और आपको B दिख रहा है, ठीक है। ये A जो है ना, ये कॉटन बॉल वर्म इसके अंदर चला गया और इस कॉटन के बॉल को खराब कर देगा वो, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड हम बनाते ना तो हमारे पास ऐसी ईल्ड आती जो कि अच्छी है, तो अ फुली मैच्योर कॉटन बॉल, ठीक है। तो बॉल वर्म से डिस्ट्रॉय कब नहीं होगा, जब हमने कॉटन के प्लांट में कौन से जीन इंसर्ट कर दिए होंगे, हमने इंसर्ट कर दिए होंगे Cry2AB एंड Cry1AC। दिस इज डन, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे नीमैटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स और एक दो और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, बट तुम्हारे टेस्ट सीरीज वगैरह जितने भी जगह की आती है वहां पर से तुम्हें पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गोल्डन राइस और हेरोडीन एनकोडिंग प्लांट्स। तो ये चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एंड थोड़े दिन से लेक्चर्स इसलिए नहीं ले रही थी बिकॉज लेक्चर लेने की इच्छा नहीं हो रही थी, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। बहुत सारे क्लासेस ले रही हूँ बट नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स जैसा कि मुझे लग रहा है कि आना चाहिए था। प्लस एक और चीज है कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग अबाउट द सेम काइंड ऑफ थिंग कि आप जो है बोर्ड पे पढ़ाइए एंड वी डोंट वांट टू स्टडी विद द स्लाइड्स, ओके। बट अगर बोर्ड पे पढ़ाना जो है ये पॉसिबल हो पाता, फीजिबल हो पाता तो डेफिनेटली मैं पढ़ा पाती, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल दिस ईयर, ठीक है। तो अभी फिलहाल ड्यू टू मेनी कॉन्स्ट्रेंट्स आई एम नॉट टीचिंग ऑन बोर्ड एंड आई एम टीचिंग विद स्लाइड्स ओनली, बट I feel like I'm giving my 100%. And if you are not very much, happy with the slides, then you can literally shift on to some kind of teacher who is teaching on board. But I am not able to teach this year on board. Okay? So that is how I'm going to end up my class today. And bye everyone. We'll meet in the next class now, and I'll start uploading lectures again because बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको really पढ़ना है और मैं उनका नुकसान नहीं चाहती. ठीक है? So bye everyone. We'll meet in the next class now.